लड़का होता है जो कि बैंक में नौकरी कर रहा होता है और बैंक में नौकरी करने के दौरान एक दिन वो अचानक अपने घर पे आता है। अपने घर पे आने के बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसके घर से उसकी बहन निकल कर बाहर आती है और बाहर आने के बाद पूछते हैं कि बताओ क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से बुला रहे हो। उसका भाई बोलता है कि दरअसल मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें जो बात करनी है बताओ क्या बात है। उसका भाई कहता है कि दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर उसकी बहन की जैसे कि मानो कि पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ऐसी बात दोबारा कभी मत करना, मैं तुमको इस बार माफ़ करती हूँ, लेकिन दोबारा इस बात को कभी मत दोहराना। और वो लड़का जो होता है वहाँ चला जाता है। लेकिन कुछ ही समय बीतने के बाद वो लड़का वापस घर पे आता है और फिर अपनी बहन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार उस लड़की को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगली बार मैंने तुमको माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार तुमको माफ़ नहीं करूँगी और मैं ये बात जाकर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊँगी। वो इस बात को जब जाकर अपने मम्मी पापा को बताती है तो वो उसके मम्मी पापा जो होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं और लड़के को धक्का मार के घर से निकाल देते हैं और यहाँ से मामला सब शांत हो जाता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक इतना भयावह राज छुपा हुआ था कि जिसके बाद कई ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद जब ये कहानी शुरू होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो सकता कि एक बहन के प्रति एक भाई के ऐसे भी गंदे विचार हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 8 मई 2014 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक इलाका लगता है लाल घाटी इलाका। यहाँ का एक इलाका है सुंदरबन कोहिनूर मैरिज गार्डन। यहाँ पे दरअसल शादी का समारोह चल रहा था। तो यहाँ पे जो शादी का समारोह चल रहा था इसमें जयश्री नामदेव की लड़की होती है और रोहित नामदेव का एक लड़का होता है। शादी का समारोह चल रहा था। जितने भी रिश्तेदार थे वो सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लड़की जो थी वो डॉक्टर थी, जो लड़का था वो सर्जन था। तो काफ़ी रिश्तेदार तो भी थे इनके। शाम को खाना पीना आराम से चल रहा था। करीब रात के 8 बज रहे होंगे। धीरे धीरे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। शाम जितनी होती है उतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती चली जाती है। जब रात के करीब 11 बजने लगते हैं उस वक्त जो भी रिश्तेदार होते हैं वो धीरे धीरे उनकी छटनी होना शुरू हो जाती है। कुछ रिश्तेदार खाना खाते हैं, कुछ खाना खा के अपने अपने घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जब 11 बजे जयमाल का टाइम होता है तो सभी लोग जो होते हैं, ये लड़के लड़की जो होते हैं, अपने स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, जो भी करीबी रिश्तेदार होते हैं आशीर्वाद देने के लिए सब स्टेज के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब जयमाल का टाइम आता है तो उसी वक्त एक नकाबपोश आदमी अचानक उसी भीड़ में उस लड़की के सामने, स्टेज के सामने जस्ट आके खड़ा हो जाता है। वहाँ पे वो जब खड़ा हो जाता है, खड़ा रहता है और अचानक से अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकाल कर सीधे उस लड़की के सामने तान देता है। जब वो पिस्टल को सामने तान देता है, जो लड़का होता है नकाबपोश वो सीधे फायर कर देता है लड़की पे और जो गोली होती है वो लड़की के गले पे लग जाती है। वहाँ खून की धार लग जाती है। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने दौड़ने लगते हैं और जो नकाबपोश था दूसरी गोली जो होती है वो सीधे दूल्हे की तरफ तान देता है मारने के लिए। लेकिन ये गोली चलाता है इससे पहले जो दूल्हा होता है वो अपने बचाव में धक्का मारता है, जिसकी वजह से इसका हाथ हिल जाता है और गोली चलती है तो गोली दूल्हे को ना लगकर वहाँ एक कचरू सिसोदिया नाम का आदमी होता है उसकी जांघ में गोली लग जाती है। जांघ में गोली लग जाती है। यहाँ पे जो भी बहुत सारे लोग होते हैं इसको पकड़ लेते हैं और भीड़ में जो भी रिश्तेदार था, नातेदार था, गांव के लोग थे, वो इस नकाबपोश को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी भीड़ में, इसी दौरान कोई वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे कॉल कर देता है। वहाँ पे जो भी पुलिस होती है वो पुलिस आ जाती है। लेकिन पुलिस के आने तक इस नकाबपोश को मार मार के ऐसी हालत कर दी थी भीड़ ने कि जैसे कि मानो कि अब ये भी थोड़ी देर में मरने ही वाला है। उधर जो लड़की होती है उसको जल्दी जल्दी जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ले जाते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस आने के बाद इस लड़के को भी फ़ौरन हॉस्पिटल की ओर रवाना किया जाता है और हॉस्पिटल ले जाते हैं। उधर लड़की भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचती है तो उसको मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर जो होते हैं। और ये जो लड़का होता है ये बेहोशी की हालत में होता है। दरअसल इसे बहुत चोट लग जाती है। अब वहाँ पर जब
सबको खबर मिलती है कि दुल्हन पर गोली चलाई गई है और उसकी मौत हो गई है, तो वहाँ पे जो भी रिश्तेदार थे, माता पिता थे, नज़दीकी थे, वो सब वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और ऐसा कैसे हुआ, इस तरह की बातें चलने लगती हैं। इधर जो ये नकाबपोश था, ये बेहोशी की हालत में था, इससे कुछ पूछताछ करने के लायक था नहीं। तो वहाँ पर जब दरअसल ये जो जयश्री नाम की लड़की होती है, डॉक्टर होती है, इनकी जो माता होती है लक्ष्मी और पिता होते हैं घनश्याम नामदेव, जो कि विद्युत मंडल से रिटायर्ड होते हैं। जब इनसे हॉस्पिटल में पूछताछ की जाती है पिता से, तो पुलिस जब पूछताछ करती है तो ये पिता बताते हैं कि इनकी एक छोटी बहन थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। छोटी बहन का नाम था अंगूरी देवी और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था अनुराग नामदेव और दूसरे का नाम था अंबर नामदेव। तो इनमें से जो बड़ा बेटा था अनुराग नामदेव, इसको जो घनश्याम थे, इनके घर में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, तो उस अपनी बहन के बड़े बेटे को अपने घर पे बुला लेते हैं कि यहाँ पे पढ़ता रहेगा और हमारे घर पे रहेगा और अपनी जो भी तैयारी होगी पढ़ाई लिखाई की वो करेगा। वो यहाँ पे रह रहा था। तो यहाँ पे जो इनकी लड़की थी जयश्री, ये नीट की तैयारी कर रही थी और जो लड़का था अनुराग नामदेव, ये बैंक के लिए पीओ की तैयारी कर रहा था। और इसी दौरान इस तरह की बातें चलने लगती हैं। एक दिन ये जब बैंक में नौकरी लग जाती है तो ये वहाँ से आता है और अपनी बहन से शादी की बातें करता है, जिसके बाद जो लड़की अपने माता पिता से शिकायत करती है तो इसको घर से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। और जो माता पिता होते हैं वो साफ चेतावनी दे देते हैं कि आज के बाद हमारे घर पे तुम आ नहीं सकते हो, कभी मैं हमारे घर पे नहीं आना। हमने लड़के के नाम पे एक सांप पाला हुआ था अपने घर पे, और इस तरह की बातें करके उसे घर से धक्का मार के भगा दिया जाता है। अब जो घनश्याम होते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के की तलाश में लग जाते हैं। तब इनको डॉक्टर रोहित नामदेव का एक लड़का मिलता है जो कि हरसूद घनौरा गांव का रहने वाला होता है। उनसे शादी की बात चलाई जाती है। तब ही पता चलता है कि जो रोहित नामदेव लड़का है ये उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है जिस कॉलेज से इनकी लड़की जयश्री पढ़ी हुई है। तो इनसे आपस में बात कराई जाती है तो शादी के लिए मंजूर हो जाते हैं। और वो लड़का जो होता है वो कहता है कि हाँ हमको लड़की पसंद है और हम शादी करेंगे। दरअसल जो लड़की होती है वो बाल रोग विशेषज्ञ होती है और जो लड़का होता है वो सर्जन होता है। 3 फरवरी 2014 को इनकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद जो लड़का होता है रोहित नामदेव, ये अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करता है जिसमें अपनी फ़ोटो और जयश्री होने वाली पत्नी की फ़ोटो भी शामिल करता है और फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। जो इधर अनुराग होता है बैंक में नौकरी कर रहा होता है, ये उस फेसबुक पोस्ट को एक दिन देखता है। जब ये फेसबुक पोस्ट को देखता है तब ये लड़की को धमकी देता है और कहता है कि तुम किसी से शादी नहीं करोगी, अगर तुम किसी से शादी करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दूल्हे को दोनों को जान से मार दूंगा, ख़त्म करने की धमकी देता है। लड़की जब अपने माता पिता को ये बात बताती है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये धमकी दे रहा है, हमारे घर पे पला है, पढ़ा है, यहीं से हमने सब इसकी सेवा की है, पढ़ाई की है, शायद ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसे ही धमका रहा होगा। और नॉर्मल सा इस बात को लिया जाता है। और 8 मई 2014 को शादी का समारोह होता है। शादी का समारोह जब होता है तो जो भी रिश्तेदार थे उस करीब 8 बजे सब खाना खा रहे थे और जब 11 बजे जयमाल पढ़ने का टाइम होता है उस वक्त जो भी दूर दराज के लोग होते हैं वो खाना खा कर जाने लगते हैं और जो भी नज़दीकी करीबी रिश्तेदार होते हैं वो जयमाल के टाइम पर आशीर्वाद देने के लिए करीब आकर स्टेज के खड़े हो जाते हैं। दुल्हन दूल्हा वहीं पर स्टेज पर होते हैं। उसी समय ये नकाबपोश लड़का वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और अचानक से लड़की पे एक फायर कर देता है, जिसके बाद लड़की में खून की धार लग जाती है। लड़के को गोली मारने की कोशिश करता है दूल्हे को, पर वो बच जाता है और गोली दूसरे की जांघ पे लग जाती है। इस दौरान भीड़ इसे पकड़ कर मारती पीटती है और ये भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तब जो शादी समारोह जो चल रहा था वहाँ पे तो इस तरह से हो गया। फिर इसको वहीं से जब पुलिस उठा लेती है तो इसको 11 फरवरी 2015 ये दरअसल जेल में होता है करीब 1 साल तक। और जेल में होने के बाद 11 फरवरी 2015 को सत्र न्यायाधीश का आदेश होता है कि इसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाए। लेकिन जो घनश्याम होते हैं ये कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और कम से कम इसे फांसी की मांग करेंगे, आजीवन कारावास इसके लिए काफ़ी नहीं है। इधर जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है
कि इसने 17,000 रुपये का सागर गढ़ा कोटा नाम का जो एरिया है वहाँ से इसने पिस्टल खरीदी थी और उसी पिस्टल से आकर इसने उस दुल्हन की हत्या करी है। इधर इसको आजीवन कारावास हो जाता है और जो भी ये होते हैं लड़की के पिता ये उच्च न्यायालय का रुख करते हैं। 4 साल बाद 17 मई 2019 को ये जो लड़का होता है ये पेरोल का आवेदन करता है और आवेदन इसका स्वीकार कर लिया जाता है। आवेदन स्वीकार होने के बाद 15 दिन की इसे पेरोल मिल जाती है। 15 दिन की पेरोल मिलने के बाद ये अपने घर पर आता है, अपनी माँ से मिलता है। अपनी माँ से मिलने के बाद अपने घर पर ही रहता है। दरअसल इसका घर जो है अनुराग का वो ज़िला सागर गढ़कोटा में है और ये अपनी माँ से मिलने के और ये बैंक में नौकरी करता था पीओ की। अपनी माँ से मिलता है, अपने घर पे रहता है। अपने घर पे रहने के बाद 12 जून 2019 को शाम 5 बजे इसे वापस जेल जाना था। इसकी पेरोल 15 दिन की जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब इसे 5 बजे शाम को वापस जेल जाना था जिस दिन 12 जून को, ये उसी दिन 12 जून को सुबह में 5 बजे यानी कि जेल जाने से 12 घंटे पहले ही इसने अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। लेकिन जब ये आत्महत्या कर लेता है और ये खबर सोशल मीडिया न्यूज़ जब छपती है और सबको पता चलती है, तब जो मीडिया के कर्मी होते हैं वो जाकर उस लड़की के पिता से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस तरह से इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली क्या ये सही है। तो वो इस बात को कहते हैं कि इसने जो भी किया इसके पीछे हमारी एक लड़की थी, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और इसकी गलती के चलते इसने खुद की ज़िंदगी तबाह कर ली। शायद अब जो भी होगा वो सब ठीक ही होगा। आज जो हमने घटना आपको सुनाई है, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।